यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं ईसीसीई को। जैसे कि आप सभी को बताइए, मोस्ट हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। राइट, आपने कई सारे क्वेश्चन इसके बारे में सुने भी होंगे और प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं तो कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो आज सारे ही क्वेश्चन जो भी आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, उन सारे ही क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। टॉप 30 MCQs जो अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। जो भी चीज़ नई लगती है उसको आप ज़रूर से अपने नोट डाउन ज़रूर से कर लीजिएगा। ओके, और इससे पहले एक सेशन और हुआ है जिसमें हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि आज़ादी से पहले जो शिक्षा व्यवस्था चलती थी वो किस तरीके से चलती थी, है ना। 1781 से लेकर 1947 तक की पूरी कहानी हम लोगों ने देखी थी। राइट, तो इसके आगे भी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इसके आगे यानी कि आज़ादी के बाद शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या शिक्षा योजनाएं, RTE हो गया, NCF हो गया, NEP हो गया, इन सब के बारे में हम अपकमिंग क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा गया है आरंभिक बाल्यावस्था की अवधि क्या है। ठीक है, इन जनरल अर्ली चाइल्डहुड इंडिकेट्स द पीरियड ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम टू, है ना। अब प्री नेटल टू 8 ईयर लिखा हुआ है, 8 साल लिखा हुआ है, 0 to 3 ईयर लिखा हुआ है, 3 to 6 लिखा हुआ है और 6 to 8 लिखा हुआ है। अब जब हम लोग बाल विकास पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो शैशव अवस्था है उसको दो तरीके से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, दो अलग अलग तरीके से बोला जाता है। एक बोला जाता है कि शैशव अवस्था जो होती है ना, इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो 0 से 5 साल होती है। अगर ये 0 से 5 साल हो गई तो हमारी जो चाइल्डहुड स्टेज है वो कितनी हो जाती है, 6 से 12 हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष या 13 से 18 वर्ष इसको माना जाता है। ठीक है, इन जनरल ये होता है। और इसके बाद अपनी आगे युवा अवस्था, ये सारी चीजें आ जाती है। मेन ये अपनी तीन होती है, लेकिन कभी कभी शैशव अवस्था को 0 से 2 साल मान लिया जाता है। इस केस में हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, अर्ली चाइल्डहुड क्या हो जाती है, 2 से 6 हो जाती है। फिर हमारी बाद की जो बाल्यावस्था है, लेटर चाइल्डहुड, वो क्या हो जाती है, 6 से 12 वर्ष हो जाती है। और उसके बाद आ जाती है अपनी एडोलसेंस स्टेज, किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष या फिर 13 से 18 वर्ष। ठीक है, तो ये दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जब भी हम लोग बाल विकास या एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं तो हम लोग दो तरीके से इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा गया है आरंभिक बाल्यावस्था की अवधि क्या होनी चाहिए। अगर आप 0 to 3 ईयर बोलेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि ना तो आप इस वाली स्टेज की शैशव अवस्था में अपना आंसर कर पा रहे हैं और ना ही यहाँ पर कर पा रहे हैं। 3 to 6 ईयर में जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्ली जो होती है वो 2 से 6 साल होती है, तो ये भी अपना करेक्ट नहीं होगा। 6 to 8 ईयर कोई भी नहीं होता है, क्योंकि लेटर होता है 6 to 12। ठीक है, तो अभी आपके पास केवल एक ही जवाब बचता है जो है ऑप्शन नंबर 1, प्री नेटल टू 8 ईयर। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने का सेंस ये बनता है कि ECC जो है ना, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है, ये आरंभिक बाल्यावस्था की अवधि को क्या मानता है, तो ये मानता है 0 से 8 साल। अगर ये डायरेक्टली बोल देता कि ECC में जो बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है वो कितनी होती, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर कर देते। इन्होंने बस इन जनरल पूछा है कि आरंभिक बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 0 to 8 ईयर। ठीक है, बस इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ECC का फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। शुरुआती समय में बच्चों की देखभाल की जाए और उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाए, और शिक्षा कैसी हो, जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करती हो। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो मस्तिष्क का विकास होता है तो 80% डेवलपमेंट मस्तिष्क का इसी समय होता है ना। तो हर चीज को यहाँ पर फोकस किया गया, हर एक डोमेन के ऊपर यहाँ पर बात करी गई है, चाहे फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, किसी भी प्रकार का डोमेन हो, सबके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय ECC नीति को किस वर्ष लागू किया गया था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी शुरुआत काफी समय पहले से चल रही थी। अगर मैं बात भी करूं, 1975 में जो ICDS आया था, उसी में ही यहाँ पर बात कर ली गई थी प्रारंभिक बाल्यावस्था व शिक्षा की। ऑफिशियल इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। ठीक है, 2013 में इसको लागू किया गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2013। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बीच बीच में हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में भी जानेंगे ताकि आपका एक पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाए।
आरंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इन्होंने क्या बोला है कि शुरुआती समय में बच्चों को जो है शिक्षा दी जाए, है ना, उनकी गुणवत्तापूर्ण देखभाल यहाँ पर की जाए, क्वालिटी केयर यहाँ पर की जाए। तो इसका पर्पस क्या है? तो इन जनरल हम लोग तो जानते हैं कि बच्चों का ओवरऑल विकास करना है ना, पूरा विकास जो है इसी समय पर हो जाएगा। तो अब इन ऑप्शन में से आप क्या फिल कर सकते हैं वो देख लेते हैं। बच्चों को पढ़ने और लिखने की शिक्षा देना, सिर्फ पढ़ना और लिखना सफिशियंट है क्या? नहीं, तो ये वाली चीज गलत हो गई। बच्चे को एक सर्वांगीण व्यक्ति के रूप में विकसित करने में सहायता करना, बात बिल्कुल सही है। केवल उत्तम पोषण, केवल हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको फिजिकल के साथ साथ बाकी सारे डोमेन भी देखने हैं। बच्चे को जीवन कौशल सीखने में सक्षम बनाना, तो आरंभिक वर्षों में आगे वो क्या करेगा उसको लाइफ स्किल के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर उसके एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ईसीई पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वही जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जो शुरुआती समय में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो उसमें जो 4 से 6 साल के बच्चे होंगे उनके लिए करिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं बात करूं ईसीसीई की, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, 0 से 3 वर्ष और फिर अपना 3 से 8 वर्ष। ठीक है, जो अभी अपन ने देखा था ना कि 0 से लेकर 8 वर्ष तक अपना ईसीसी चलता है, तो इसकी भी दो कैटेगरी होती है। सबसे पहली 0 to 3 ईयर, जहां पर वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहेगा, और 3 to 8 ईयर में जब वो स्कूल से जुड़ेगा, है ना, स्कूल में नई नई चीजें सीखेगा, स्कूल में उसका एंट्रेंस होगा और वो सारी चीजें जो स्कूल में जाकर वो सीखने वाला है, मतलब एक तरीके से सोशलाइजेशन का पहला रास्ता। ठीक है, तो 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ईसीई का जो करिकुलम बनाया गया उसका पर्पस क्या है? आरंभिक उद्दीपन, अर्ली स्टिमुलेशन, लर्न वाइल यू प्ले, स्कूल रेडीनेस या होम सब्स्टिट्यूट। घर का प्रतिस्थापन, के घर से निकाला तो अपन ने बच्चों को स्कूल में एंट्री दे दी, और इस तरीके से। तो हमारा मेन होना चाहिए कि बच्चा खेल खेल में सारी चीजों को सीखे। तो ये ईसीई पाठ्यक्रम का अपना मेन उद्देश्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा, यस, क्या पूछा गया है यहाँ पर? 1 सेकेंड। हाँ, आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा बच्चों की किस आवश्यकता को पूरा करने के अवसर प्रदान करने की एक प्रक्रिया है? शुरुआती समय में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो हम लोग किस प्रकार की आवश्यकता का विकास करना चाहते हैं? क्या केवल हम लोग एजुकेशनल बात करते हैं? नहीं। केवल सोशल बात करते हैं? नहीं। केवल भावात्मक बात करते हैं? नहीं। हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर बोलूँ तो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। सर्वांगीण विकास में अपन बोल सकते हैं डेवलपमेंटल या विकासात्मक अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। ईसीई प्रोग्राम ग्रूम्स डोमेन, ईसीई प्रोग्राम में कौन कौन से 3 डोमेन आएंगे? क्योंकि 3 ब्लैंक दे रखे हैं, तो कौन से भी 3 डोमेन जो महत्वपूर्ण है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? फिजिकल, कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल, लैंग्वेज, वॉकेब, मेंटल, मोरल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। देखो डायरेक्टली हम लोग वॉकेब के बारे में तो बात करेंगे नहीं कि इसी में बच्चों का वॉकेब बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी जो अपन बोलते हैं ना वॉकेबलरी बहुत अच्छी हो जाए, है ना। तो ये डायरेक्टली तो जरूरी नहीं है, तो हमने सी को हटा दिया। अब आप देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? फिजिकल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव भी है, और सोशियो इमोशनल मतलब सामाजिक, एक मानसिक विकास यहाँ पर हो जाए। ठीक है, सामाजिक भावनात्मक विकास यहाँ पर हो जाए। इसमें मोरल ओके ओके, क्योंकि शुरुआती समय में बच्चों में नैतिक विकास नहीं होता है। हम लोग किसी भी थ्योरी को पढ़े तो नैतिक विकास थोड़े समय के बाद, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, तब जाकर थोड़ा उसमें मोरल डेवलपमेंट यहाँ पर आता है ना, जहाँ पर बच्चा खुद से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल लिखा गया था, तो ये भी इनकम्प्लीट ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट क्या है? केवल ऑप्शन नंबर 1 है कि हाँ, इसमें फिजिकल महत्वपूर्ण डोमेन है, कॉग्निटिव भी है और सोशियो इमोशनल भी, और हिंदी में देखें तो भौतिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक। चलिए 7 को देखिएगा। इसमें अपन को 4 कोड दे रखे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जानकारी साझा करने के लिए संपर्क बिंदुओं में क्या शामिल होना चाहिए? इसमें सब कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि टीचर की बात हो रही, स्टूडेंट की बात हो रही हो। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड, बच्चे को छोड़ने और ले जाने का समय, इंफॉर्मेशन ये शेयर की जानी चाहिए जस्ट लाइक कि पेरेंट्स और जो
टीचर्स होते हैं उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। बच्चों को छोड़ने ले जाने का समय कि स्कूल का टाइम ये है, यहाँ से स्कूल से छोड़ा जाएगा, बच्चों को पिक कर लिया जाए, ये वाली चीज। ईसीसी प्रदाताओं द्वारा घरेलू कार्य क्या किए जाते हैं? होम इवेंट्स बाय ईसीसी प्रोवाइडर्स। ईसीसी प्रोवाइडर मतलब कि हम बच्चों को एजुकेशन देंगे, हम घर पे क्या क्या कार्य करते हैं, हमारे घर पे क्या क्या कार्य होते हैं, तो इससे कोई सेंस नहीं बनता है कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर की जाए, राइट। भावनात्मक व्यवहारिक और सामाजिक समस्याओं का आकलन डेफिनेटली एक व्यक्ति करेगा, और आकलन इसका किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, और कक्षा में माता पिता की कितनी भागीदारी था। मतलब मैं बोलूँ तो बी को छोड़कर तीन चीजें कर सकते, क्योंकि ऑप्शन हमको बोल रहे हैं कोई भी तीन चीजें सिलेक्ट करनी है, तो तीन में जो सबसे कम रिलेवेंट लग रहा है उसको आप हटा दो, तो बी को यहाँ से हटा दो, है ना। तो क्या आंसर अपना हो जाएगा? ए सी एन डी कहाँ पर लिखा हुआ है? ए सी एन डी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ईसीसी प्रदाता द्वारा जानकारी साझा करते समय किन बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ना। जब हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जैसे अभी अपन ने प्रीवियस में देखा, तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे हम लोग कि वो डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव हो, वो अल्प अवधि के लिए और दीर्घावधि की परीक्षाएं लेती हो, वो स्पीड और परफॉर्मेंस का ध्यान रखती हो, वो पॉजिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हो, मतलब पॉजिटिविटी सकारात्मकता उसमें अंदर हो, और विशिष्टता जिस भी चीज़ के बारे में बात करनी है वो उसको लेकर वो स्पेसिफिक हो। तो डेफिनेटली इन चारों में सबसे पॉजिटिव यही लग रहा है, यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर भी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था जो अपनी केयर होती है, देखभाल और शिक्षा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन लिखा हुआ है ना। उन्होंने अर्ली केयर और चाइल्डहुड एजुकेशन मतलब पूरा अलग मीनिंग निकाल दिया, तो ये भी पूरा गलत हो गया। यहाँ पर इन्होंने कोर्स की बात कर ली है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, दोनों ही लैंग्वेज में है, कंफ्यूजन नहीं होगा। टू फोस्टर मॉरल डेवलपमेंट यानी कि बच्चों में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षक के द्वारा कौन सा कार्य उन बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सबसे प्रभावी होगा? अगर मैं बच्चों को ट्रेनिंग यहाँ पर दे रही हूँ, तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी? स्पष्ट नियम, स्ट्रिक्ट रूल रखना नेगेटिव हो जाएगा। रोल प्ले अच्छी बात है। दंडनीय कठिन परिस्थितियां नेगेटिव हो जाएगा। पुरस्कार दंड नेगेटिव हो जाएगा। तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, 11 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? हमें स्कूलों के लिए सशक्त और समग्र ईसीसी पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है? हमें एक सशक्त और समग्र पाठ्यक्रम चाहिए, ज्ञान कौशल निर्माण के लिए, बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए, सुरक्षित और प्रेरणादायक कक्षा बनाने के लिए, इन सभी के लिए। डेफिनेटली हमें इन सभी चीजों के लिए एक स्ट्रॉन्ग और हॉलिस्टिक करिकुलम चाहिए। हॉलिस्टिक मतलब जिसमें सारी चीजें हों, पढ़ना लिखना सारे डोमेन कंप्लीट हो जाए, और स्ट्रॉन्ग चाहिए, है ना, ताकि हर एक बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसमें एडजस्ट हो पाए। तो डी आंसर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को नर्सरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हिंदी में ट्रांसलेट करके आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा मत करके आना, इसको नर्सरी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म आप बता देना हालांकि, लेकिन जब ये पूछे कि इसको एक और नाम क्या है, तो इसको नर्सरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, एक सशक्त ईसीसी पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए? अभी एक क्वेश्चन अपन ने किया था कि ईसीसी करिकुलम जो है कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर हमने देखा था कि और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होना चाहिए कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से होगा, विकास के सभी क्षेत्र, यही अपना पॉजिटिव हो गया, सोशल इमोशनल फिजिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना। और ये केवल न्यूट्रिशन और डाइट की बात कर रहा है, तो ये इनसफिशियंट है ना। और ये मल्टीपल एग्जाम्पल ऑफ डीलिंग विद क्लासरूम स्ट्रेस, ये भी अलोन सफिशिएंट नहीं है। और मेंटल एक्सरसाइज भी अकेला सफिशिएंट नहीं है। सारी चीजें होगी जो सब डोमेन में कंसीडर कर ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, नियोजित ईसीसी पाठ्यक्रम में किस परिवेश को बढ़ावा देना चाहिए? मतलब एक प्लान ईसीसी करिकुलम जो डिजाइन किया गया है, ये किस चीज को प्रमोट करेगा? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को, इंगेजिंग स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट को, हाइपर एक्टिव को, स्ट्रक्चर्ड और नॉन फ्लेक्सिबल? स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन नॉन फ्लेक्सिबल नहीं, इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अति सक्रिय भी नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज को लेकर ओवर एक्साइटेड हो या बहुत ही ज्यादा, तो इस प्रकार के इन्वायरमेंट को बढ़ावा नहीं देना है। कॉम्पिटिटिव भी बच्चों में एक नेगेटिव भावना लेकर आता है शुरुआती समय में, तो केवल पॉजिटिव अपना ऑप्शन नंबर बी है। इंगेजिंग एंड स्टिमुलेटिंग करिकुलम को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इस प्रकार के इन्वायरमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, इसी पाठ्यक्रम में प्रयुक्त अधिगम प्रक्रिया और समाज का व्यवहार प्रस्तावित करता है कि दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके नए व्यवहार को प्राप्त किया जा सकता है। याद करिए अल्बर्ट बांडुरा की थ्योरी को, जो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो सामाजिक व्यवहार किसकी बात करता है? सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करता है। कॉग्निटिव अपनी समझ शक्ति की बात करता है ना। अटैचमेंट थ्योरी कि आप किसी चीज से क्या सीख रहे हैं, जस्ट लाइक टू चेयर टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी हुई है ना। तो डायरेक्टली ये भी अलोन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ये मनोविश्लेषणात्मक जैसे लाइक सिगमंड फ्रायड वगैरह की थ्योरी हो गई, है ना। तो वो तो बिल्कुल अपने मनोविश्लेषणवादी जो सोचते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से सोचते हैं कि अगर हमने किसी के विचारों को दबाया तो वो नेगेटिव चीज बनकर बाहर आएगी, है ना। सप्रेशन रिप्रेशन वाली चीजें जो होती है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है, इसी पाठ्यक्रम में अधिगम प्रक्रिया और सामाजिक व्यवहार सोशल लर्निंग थ्योरी को ज्यादा प्रस्तावित करता है, क्योंकि बच्चे देखकर और उनको अनुकरण करके ज्यादा इमिटेट करके ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसी अधिगम माहौल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है ना। उच्च गुणवत्ता वाला जो ईसीसी अधिगम माहौल लर्निंग इन्वायरमेंट जो क्रिएट किया गया है, उसमें सबसे मेन एस्पेक्ट यहाँ पर क्या है? देखो, विद्यालय और राजनीतिक नेतृत्व का पारस्परिक संवाद, शिक्षक अभिभावक का, बालक अभिभावक का, या शिक्षक और बालक का। मेन फोकस यहाँ पर टीचर और किसके ऊपर है? स्टूडेंट या चाइल्ड के ऊपर है। इन दोनों का इंटरेक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक तो चलो कभी करेक्ट नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसी विद्यालयों में बच्चों के विकास का निर्धारण करने के लिए उपकरण किस चीज पर आधारित होना चाहिए, है ना। बच्चों का जो करिकुलम डिसाइड किया गया है, उसका जो पैरामीटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नीड एंड डेवलपमेंट लेवल होना चाहिए, करिकुलर को करिकुलर लाइफ हिस्ट्री होना चाहिए, आवश्यकता और विकास स्तर होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 1। आवश्यकता मतलब बच्चों की आवश्यकता क्या है? जैसे 0 से अपन बोले कि हम 3 से 5 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए। 6 से 8 साल के बच्चे की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करिकुलम, सिलेबस और जिस भी प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है वो उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला, प्री किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि की निगरानी के लिए एक समन्वित योजना में ईसीसी में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? आपको पता है मूल्यांकन हमेशा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब लगातार हो, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक लेवल पर। व्यापक इन द सेंस कि हर छोटी से छोटी चीज बच्चे की एनालिसिस की जाए, उसका व्यवहार कैसा है, उसका बोलने का तरीका, उसकी अटेंडेंस, करिकुलर एक्टिविटी, साथ ही को करिकुलर किस किस एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करे, वो सारी चीजें, है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अभी कंटिन्यूअस हमको ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर कॉम्प्रिहेंसिव भी होता तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लगातार करें ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम टाइम पर ही मूल्यांकन कर रहे हैं या सिर्फ टेस्ट ले रहे हैं तभी कर रहे हैं। हर टाइम एनालिसिस यहाँ पर होना चाहिए, असेसमेंट यहाँ पर होना चाहिए। जब एक इसी शिक्षक, है ना, वही अपना जो टीचर है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाला जो टीचर है, अंग्रेजी भाषा में कविता सुनाता है तो वास्तव में बच्चों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? मतलब वो ये दिखाना चाहता है कि देखो इंग्लिश कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझाने के लिए कि गाना कितना ज्यादा जरूरी है। बच्चों को नए शब्दों और ध्वनियों से परिचित करवाना चाहता है, बिल्कुल उसको स्वयं पढ़ने के लिए तैयार करना चाहता है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर टीचर खुद आगे पढ़कर सुना रहा है, दैट मीन्स वो बच्चों को नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर हो रहा है अपना ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए 20 को देखिएगा। भारत सरकार ने भारतीय संविधान में ईसीसी के महत्व को मान्यता दी है। कौन से आर्टिकल या कौन से अनुच्छेद में ये बात करी गई है? अनुच्छेद 45 या आर्टिकल 45 में इस बात को यहाँ पर कहा गया है। द स्टेट शैल एंडोवर टू प्रोवाइड ईसीसी फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, है ना। जो अपना आर्टिकल 45 है वो कब तक की बात करता है? 6 साल तक की बात करता है कि 6 साल तक के बच्चों को ईसीसी के अंडर में रखा जाए और वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, है ना। जो एक स्टैंडर्ड करिकुलम डिसाइड किया गया है वो सारी चीजें बच्चों को यहाँ पर मिलनी चाहिए। ओके, तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में, भारतीय संविधान के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। एक ईसी कक्षा में भाषा समृद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से एक टीचर को क्या करना चाहिए? एक तकनीकी प्रयोगशाला का कोना स्थापित करे, माता पिता को भाषा के खेल और गतिविधियों को खरीदने के लिए प्रेरित करे, मतलब जो पेरेंट्स है वो इस चीज को खरीदे, है ना। तो ये एक नेगेटिव हो गया।
अगला देखो, एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें वस्तु इधर उधर छुपी हुई हो। बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भाषा को जो जानने और अनुभव करने के लिए ढेरों अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाए। तो ये पॉजिटिव है, मतलब एक तरीके से एक एक्टिविटी करवाई जा रही है ना। तो भाषा समृद्ध वातावरण में ये चीज यहाँ पर करी जाती है। अब देखो, भाषा की लैंग्वेज की बात हो रही है तो यहाँ पर टेक्निकल लैब वगैरह की तो कोई आवश्यकता नहीं है। कि ये खरीदने की बात कर रहा है, मतलब पेरेंट्स का खर्चा हो और वो चीज़ खरीद कर लाकर बच्चों को स्कूल में दें और टीचर उसका उपयोग करे, तो वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव चीज़ लग रही है। साथियों के साथ संवाद करते समय अंग्रेजी या राजभाषा का उपयोग करने के लिए कहें, ये भी चीज़ गलत हो जाएगी। तो केवल ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। कोई भी ईसी पाठ्यक्रम तैयार करते समय किसका होना अनिवार्य है। जब भी किसी करिकुलम इंश्योर किया जाता है तो कौन सी चीज उसमें होना चाहिए। महत्वपूर्ण अधिगम, जितने भी प्रकार के अधिगम लर्निंग बच्चा कर सकता है ना, वो सारी चीजें और सारे डोमेन इसके अंदर हो। केवल औपचारिक, कोई भी विकासात्मक, केवल संज्ञानात्मक, बाकी सारी चीजें वैसे ही नेगेटिव है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 23 को देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीसी प्रोग्राम। ईसीसी प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, मेन पर्पस इसका यहाँ पर क्या है। बच्चों को सुरक्षित फील करवाना, है ना, सिक्योर, सेफ और सिक्योर फील करवाना, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना, है ना, कॉन्फिडेंस आए उनके अंदर। बच्चों को खुलकर व्यक्त करने की अनुमति न हो, मतलब बच्चे खुद के विचारों को एक्सप्रेस ना कर पाए, है ना, उनको अलाउ ना किया जाए। बच्चों को महत्व और सम्मान मिले जिससे वो सुरक्षित यहाँ पर महसूस कर सकें। चाइल्ड इज वैल्यूड, उसका सम्मान किया जाए, उसको रिस्पेक्ट किया जाए, उसको सेफ और सिक्योर फील करवाया जाए। तो ये पॉइंट ज्यादा सही लग रहा है ना। तो डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। 24 को देखिएगा, ईसीसी कार्यक्रम में बातचीत का माध्यम कैसा होना चाहिए। जो ईसीसी करिकुलम बनाया गया है इसमें जो बातचीत हो वो किस प्रकार से होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए क्या, नहीं। बच्चा जिसमें बात करना चाहता है उसकी होम लैंग्वेज, मदर टंग, है ना, जो उसकी भाषा है वो उसमें यहाँ पर कर सकता है। और शुरुआती समय में ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बच्चा जो इंग्लिश में ही बात करे या पर्टिकुलर लैंग्वेज भाषा का ही प्रयोग करे। ओके, तो घर की भाषा या मातृभाषा सफिशियंट है। इसी से यह मानता है कि बच्चे किससे अच्छे तरीके से सीखते हैं, पढ़ने से, खेलने और गतिविधियों में हाथ बटाने से। डेफिनेटली रोल प्ले करना और एक्टिविटी करके सीखना, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जो है नई चीज़ों को लर्न कर सकता है। सो बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा मार्केट में टॉयज हो गए या स्कूल में भी जो भी गेम्स करवाए जाते हैं वो इसी बेसिस पर करवाए जाते हैं कि बच्चा खेल भी लेगा, इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि वो डायरेक्टली घर से बिल्कुल अलग हो चुका है। खेल खेल में वो नई चीज़ों को लर्न कर लेगा। 26 को देखिएगा, ईसीसी सिद्धांत के अनुसार छोटे बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण संकेत यहाँ पर क्या है ना। जो भी आप शिक्षण सामग्री बच्चों के लिए लेंगे, लर्निंग मटेरियल लेंगे, किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड, बच्चे की आवश्यकता, बच्चे का धर्म या बच्चे का आर्थिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। ये सारी चीज़ें कोई मायने यहाँ पर नहीं रखती, बस बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंग। जैसे बच्चा देख नहीं सकता है तो ब्रेल लिपि, सुन नहीं सकता है तो साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाएंगे, है ना। जो भी यहाँ पर हम लोगों को लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिस्कैलकुलिया हो गया, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हो गई या तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स आते हैं, उसके थ्रू हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 27 को देखिएगा, भारत सरकार द्वारा विकसित ईसीसी के लिए विकास की दृष्टि से उपयुक्त राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का एजेंडा क्या है। एनसीएफ में भी इसके बारे में बात करी गई थी, है ना। तो इनका एजेंडा क्या है कि प्रारंभिक देखभाल के लिए खेल आधारित और बच्चों के अनुकूल प्रावधान को बढ़ावा देना, आरंभिक बचपन की शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए खेल आधारित और बच्चों के अनुकूलन प्रबंधन को प्रावधान को बढ़ावा देना, आरंभिक बच्चोपन की शिक्षा और सर्वांगीण विकास के समृद्ध और सुरक्षित इंडोर अवसरों को यहाँ पर बढ़ावा देना, या बच्चे के समग्र विकास के लिए घर आधारित शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा देना। देखो, अब जो जो चीजें गलत लग रही, क्योंकि नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो घर आधारित शिक्षा तो नहीं है ना, क्योंकि जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी स्कूल में प्रिपेयर करवाई जाएगी, है ना, उस तरीके से पूरा करिकुलम डिजाइन किया गया है। अब ये क्या बोल रहा है कि इंडोर अवसरों को बढ़ावा देना, केवल घर के अंदर खेले जा सकने वाले गेम,
है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को पूरा फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए। तो बच्चा जिस भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हो, रेस हो गया, डांसिंग हो गया, कोई भी एक्टिविटी है उसमें बच्चे को करवाओ। तो ये इंडोर गेम अकेले इनसफिशियंट है। आरंभिक बचपन की शिक्षा और सर्वांगीण विकास, ये बिल्कुल सही है। और इसने क्या बोला है, केवल प्रारंभिक देखभाल, है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं, आरंभिक बचपन की शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए खेल आधारित चीजों को यहाँ पर बढ़ावा देना। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट हो गया। 28 को देखिएगा। ईसीसी में गणितीय अवधारणा में आदर्श रूप से लचीली और खेल आधारित सीखने की अवधारणाएं होती है, जिसमें क्या चीजें शामिल होती है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपसे गणित पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी, इवन साइंस, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हर एक सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करके रखें कि किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए। जैसे इन्होंने गणित से पूछ लिया, ऐसे ये विज्ञान से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या चीजें सम्मिलित होनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, है ना। मैथ्स के लिए स्पेसिफिक काउंटिंग, कलरिंग, नंबर काउंटिंग, शेप, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और जियोमेट्री। सबसे बेस्ट है कि बच्चों को यहाँ पर नंबर काउंटिंग, शेप ये दिए जाए, जिससे उनको खेल खेल में सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर काउंटिंग एंड शेप्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। बच्चों को उनकी परिपक्वता स्थिति के अनुसार अर्थपूर्ण अनुभव गतिविधियां प्रदान करना क्या कहलाता है। बच्चे जिस हिसाब से परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, इस हिसाब से उनको यहाँ पर चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो ये स्टिमुलेशन बच्चों को प्रोत्साहन देना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा बोला जाएगा, विकलांग बच्चे या गंभीर अवधि। देखो इन जनरल सा क्वेश्चन था, जल्दबाजी में ईसीसी करके मत आ जाना। इन्होंने बोला है कि बच्चों को यहाँ पर अर्थपूर्ण अनुभव और गतिविधियां प्रदान करना, मतलब एक तरीके से उनको स्टिमुलेट करना, है ना, उनको प्रोत्साहित करना, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। ईसीसी केंद्र में कक्षा के समायोजन में बच्चों को उन्मुख करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने क्या बोला है कि बच्चों को हम लोग जो है यहाँ पर क्लास ओरिएंटेट करना चाहते हैं, तो हम लोग किस तकनीक का, किस सेटिंग का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले परिवार केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, टीचर सेंटर्ड हो या टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग ईसीसी की बात करें, दैट मीन्स यहाँ पर पूरा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, बच्चे के ऊपर होना चाहिए। यानी हमारा करिकुलम है, क्लासरूम है, जितनी भी चीजें हैं वो सब बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। दैट मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चे को फोकस करती हुई होना चाहिए। तो बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ 30 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके ईसीसी से एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, इसमें कुछ रूल्स भी थे, कुछ बेसिक चीजें भी थी जो समझने वाली यहाँ पर थी। अब इन जनरल अगर हम लोग देखें तो ईसीसी में क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है, जिससे आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर हो, सुनने बोलने की कुशलता का विकास, भाषा गणित की तैयारी, बौद्धिक सृजनात्मक शारीरिक गतिविधियों से भरपूर एवं संतुलित खेल आधारित पाठ्यक्रम करिकुलम यहाँ पर होना चाहिए। क्या चीजें नहीं होना चाहिए, केवल गीत और कविताएं, कहानी सुनाकर बच्चों को घर भेज देना, ये चीजें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पढ़ने तथा लिखने की तैयारी को यहाँ पर महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यह बच्चों को शाला जाने के लिए तैयार करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण किए जाने वाला 3R वाला करिकुलम, मतलब पढ़ना लिखना और गणित सिखाया जाने वाला, ऐसा कोई करिकुलम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस साइड देख रहे हैं ईसीसी में क्या होना चाहिए और इस साइड देख रहे हैं ईसीसी में क्या नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, या अवलोकन के द्वारा बच्चों के विकास का गुणात्मक आकलन करने वाला कार्यक्रम होना चाहिए। ये कभी भी टेस्ट आधारित और फॉर्मल टेस्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कि जहाँ पर बच्चे ने क्वेश्चन दिया, उसका आंसर किया, उसको स्कोर मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए इसी के अंदर, बच्चे को व्यक्तिगत रूप से सीखने के अवसर प्रदान करने वाला, भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति, छोटे बड़े समूह की गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत संवाद के अवसर उपलब्ध करवाने वाला एक चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम यहाँ पर होना चाहिए। ये कभी भी कैसा नहीं होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, या बच्चों को शाला जाने के लिए तैयार करने वाला कार्यक्रम हो, जहां पर बच्चा खुद से प्रिपेयर हो शाला जाने के लिए, है ना, जैसा अभी अपन ने पढ़ा। 3R बेस्ड पाठ्यक्रम, ऐसा फिक्स चीजें हो कि बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना है, वैसा ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
क्लियर है। ये ईसीसी के बारे में कुछ बात थी। और ईसीसी जो प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, जो इसका पूरा नाम है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, की समग्र अवधारणा के साथ आईसीडीएस 1975 से बाल विकास के लिए निरंतर प्रयास है। मतलब ये 1975 से चल रहा है कि हम लोग इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। और इसमें कई सारी चीजें ऐसी होती है जो स्टेट वाइज भी चलती है। जैसे पर्टिकुलर आप स्पेसिफिक स्टेट की भी बात करेंगे कि एमपी हो गया, अलग अलग स्टेट हो गए, तो वो अपनी साइड से इसमें निरंतर प्रयास करते रहते हैं स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। ओके। तो ये आज हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब आप कभी भी कोई भी टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वही सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं वो आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। ओके। तो आप ट्राई करिएगा कि जब भी आप टेस्ट पेपर लगाएं, कोई भी तैयारी करें, ईसीसीए के क्वेश्चन आए तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओके। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। साइंस की क्लास शाम को 6 बजे रहेगी, हम लोग उस क्लास में मिलेंगे। और इसके बाद इसकी जो अगली क्लास है अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, वो आपको मॉर्निंग 6 AM पर मिलेगी। ओके। चलिए, तो सेशन को ओवर करते हैं। कैसा लगा कमेंट ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।